ओशो जीवन पर बोलते रहे, किन्हीं भी स्थितियों परिस्थितियों में बोलना उनका जारी रहा और बोलने पर उनकी बेहद ज़्यादा ध्यान रही। चाहे वो विश्व भ्रमण हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे भारत में बहुत सारे भ्रमण हो, सब कुछ हो, लेकिन लगातार ओशो बोल रहे थे। उनके वचन युगों युगों तक मानवता को मार्गदर्शन करते रहेंगे। ओशो हिंदी में भी बोले, ओशो अंग्रेजी में भी बोले। अब जो हिंदी में वो बोल गए वो अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के जानकारों तक पहुंचना चाहिए। एक बार वो अंग्रेजी में अनुवाद हो जाए तो अंग्रेजी से अनेक भाषाओं में अनुवाद होना आसान हो जाएगा। अंग्रेजी में जो ओशो बोल गए, अकुत संपदा छोड़ गए, वो हिंदी भाषियों के लिए उसका अनुवाद, क्योंकि अनेक लोगों को भी अंग्रेजी नहीं आती भारत में भी, या जो लोग हिंदी भाषी हैं। तो ये जो अनुवाद का काम है ओशो के कार्य के साथ, वह बेहद बेहद बुनियादी रूप से महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। और इस कार्य को करना आसान है। पहली बात तो अनुवाद ही अपने आप में बेहद मुश्किल काम है। जो दुनिया के अच्छे से अच्छे शास्त्रीय किताबें हैं, जो भी कृतियां हैं, उनके अच्छे अनुवाद आसानी से नहीं हुए। फिर ओशो के साथ एक और बात है कि वो बोलते हैं, बोले हुए वचनों का अनुवाद करना है, क्योंकि बोलने में एक प्रभाव होता है, एक काव्यात्मकता होती है। फिर ओशो हिंदी में भी बोले, ओशो अंग्रेजी में भी बोले। अगर कोई ऐसा शब्द आप अंग्रेजी में लिख दे तो जो ओशो कभी उपयोग नहीं करते, तो जैसे ही पढ़ने वाले के दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा, करे ये क्या हुआ। और इसी तरीके से हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं, ऐसी कई अभिव्यक्तियां जो ओशो ने कभी उपयोग नहीं की, उनको आप पढ़ोगे तो यार ये क्या हो गया। पहले तो अनुवाद अत्यंत कठिन, फिर बोले हुए को अनुवाद करना, फिर चूंकि दो भाषाओं में ओशो बोलते रहे, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना एक बेहद महत्वपूर्ण काबिलियत का, योग्यता का, विशेषज्ञता का मामला है। और इसको पूरी प्रथम प्राथमिकता के अंदर किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। होते हैं कुछ अनुवाद, लोग करते हैं, मैंने देखे कुछ अनुवाद, उससे तो अच्छा है कि वो अनुवाद नहीं होते, अर्थ के अनर्थ कर दिए गए और किताबें छप गई हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता रहा, रेखांकित करता रहा कि क्या हो रहा है यार। लेकिन ओशो बोले क्या, वो सज्जन लिख क्या, उनको नाम का इतना पागलपन, या इसी तरीके की चीजें होती रहती है। अब तुम पैसे दे दो किसी को, क्या ये पैसे से काम करवाए जा सकते हैं? करोड़ रुपए भी दे दो, अगर किसी में ये काबिलियत ही नहीं है कि ओशो की बातों का वो अनुवाद कर सके, ओशो के जो बोले हुए वचनों को वो दूसरी भाषा में ले जा सके, तो तुम करोड़ रुपए भी खर्च कर दोगे तो क्या होगा। क्योंकि ओशो के अनुवाद के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि अनुवादक दोनों भाषाओं में ओशो को लगातार सुनता रहो, उसके रेशे रेशे में ओशो के वचन गए हों, उतरे हों। तो जब वो अंग्रेजी से हिंदी करे तो वो अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते हैं, उसे लगभग वैसा का वैसा हिंदी में याद आए कि ओशो क्या बोल, इस बात को ओशो हिंदी में कैसे कहते हैं या अंग्रेजी में कैसे कहते हैं। मैं ये बात को भरोसे से कह सकता हूँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इतना सुंदर, सटीक और वैज्ञानिक अनुवाद करने वाले थोड़े से लोग हैं, और उन लोगों का बेहद सदुपयोग होना ही चाहिए था। यह मनुष्यता के लिए बहुत अनमोल उपहार होता। लेकिन इस कारण या उस कारण ये सारे जो महत्वपूर्ण लोग थे, जो ओशो के इस अथक प्रयास को आने वाली मानवता के लिए बहुत ही खूबसूरत ढंग से उपलब्ध करवा सकते थे, पत्थर बन के बैठ गए लोग। मुझे ओशो के काम में, अब ठीक है, सबके अपने अपने निर्णय होते हैं,
वो कोई जगह बचे कि नहीं बचे, कि ऐसा हो कि वैसा हो, कि वहाँ फ़ोटो लगे हो कि नहीं हो, ये इतनी ज़रूरी बातें नहीं है कि कोई जबले पहने कि नहीं पहले, माना पहने, ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी नहीं है। इनके होने या न होने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओशो के वचनों का मानवता के लिए उपलब्ध होना निर्णायक बात है। और इसमें की गई लापरवाही, इसमें की गई राजनीति, कूटनीति, भाई भतीजावाद, शक्ति की कामना, ये ओशो को असफल कर देते हैं। अब सालों तक ओशो पूनावन के दौर में शाम को पर्सनल लोगों से मिलते थे, व्यक्तिगत संन्यास भी देते थे और लोगों के प्रश्नों के सवालों के जवाब भी देते थे। ग्रुप्स करने वालों के कुछ इशू होते तो उन पे भी बोलते थे। अद्भुत किताबें हैं वो, जिनको दर्शन डायरीज के नाम से जाना जाता है। ऐसे हीरे मोती ओशो उसमें छोड़ के, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जब चेयर पे बैठ के ओशो बोल रहे हैं तो वो सबके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति के सामने बोल रहे हैं तो वो चीज़ बहुत कंसंट्रेट हो गई, बहुत 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 रेखांकित हो गई किसी की व्यक्तिगत बात को ओशो। और लेकिन वो डायरीज उपलब्ध नहीं है, उनका हिंदी अनुवाद होना तो असंभव ही है। ओशो के इतनी 12 महीने रोज शाम को आपको 2-2, 3-3 घंटे तक खड़ा कर उनने खर्च किए और गया वो सब पानी में। उन दर्शन डायरीज में से, और कितने ही ध्यान प्रयोग बताया उन दर्शन डायरीज में ओशो ने, रोजमर्रा के जीवन के कितने ही छोटे छोटे प्रयोग बताए, सजगता के लिए, जागरूकता के लिए, गए सब पानी में। वो तो किताब ही नहीं है तो उनका अनुवाद क्या करो। काश की वो किताब होती, काश की उनके सुंदर अनुवाद हुए होते। और फिर ओशो जब हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में जब वो भक्तों पे बोलते हैं, वो जब उपनिषदों पे बोलते हैं, जब वो गीता पे बोलते हैं, जब वो महागीता पे बोलते हैं, भारतीय ग्रंथों पे जब ओशो बोलते हैं, क्योंकि भारत की परंपरा बहुत लंबी है, भारत में मनुष्यों ने हजारों साल से इस दिशा में काम किया है, तो जब ओशो उनके ऊपर बोलते हैं तो वो अद्भुत। कहते हैं ना कि मैंने ही ओशो के द्वारा बोली हुई इस बात को किसी से सुना है कि ओशो बोलते थे, जब मैं हिंदी में बोलता हूँ तो हजारों रंग होते हैं मुझे वो चित्र को बनाने में, अंग्रेजी में बोलता हूँ तो थोड़े से रंगों से उस चित्र को बनाना होता है। तो ये जो इंद्रधनुषी रंगों का उपयोग ओशो ने हिंदी में किया, क्योंकि उनकी मातृभाषा है, उसका अंग्रेजी के लोगों को वो उपहार मिलना चाहिए सुंदर ढंग से और सटीक ढंग से, जैसा ओशो बोल गए। लेकिन अंग्रेजी में ओशो ने कई चीजें, विशेष रूप से वैज्ञानिक खोजों के बारे में या आधुनिक जीवन के बारे में या भविष्य के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो अंग्रेजी प्रवचनों में ही बोले। रिलेशंस के बारे में ओशो के जो प्रवचन अंग्रेजी में सुनोगे तो अलग ही तरीके के, वो अलग तरीके के ऑडियंस को वो एड्रेस कर रहे हैं उनको हिंद, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक होती जा रही है। भारतीयों की भी नई पीढ़ी के वैसे ही इशू आ रहे हैं जो कभी पश्चिम के आते थे, उनको वो उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन जो लोग इतना महत्वपूर्ण काम कर सकते थे और उनके जीवन का इन सालों का उपयोग किया जा सकता था, उन सबको हांसी में ढकेल दिया गया। अगर मेरे से कोई पूछे तो बड़े से बड़े नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि ओशो के वचनों का ठीक से अनुवाद नहीं हुआ और वो ठीक से उपलब्ध नहीं हुए। अब वो ठीक से उपलब्ध नहीं हुए तो उनको चाट चाट के कितने ही बन गए नए नए पंडे पुजारी जो शुरू हो गए, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बकवास बातें बोलते रहते हैं। मैं तो सुन के ही है, या कभी कभी फेसबुक पे आते तो ओशो के नाम से भी पता नहीं क्या क्या आ रहा है, क्योंकि जो सच है, जो प्रामाणिक ओशो का बोला है, वो तो किसी को पता ही नहीं है, वो उपलब्ध ही नहीं है। तो जिसको देखो वही अपनी लपेटी मार रहा है। तो मुझे अगर मेरे से पूछा जाए तो
बड़े से बड़ा नुकसान अगर मैं ओशो के काम के बारे में सोचूं तो वो है अनुवाद का काम। बाकी तो सब बकवास बात है, उनसे कुछ नहीं होता है। तुम ये उत्सव मनाओ कि वो उत्सव मनाओ कि इसको ये कह दो कि इसको वो कह दो कि या जो भी कुछ हो रहा है वो सब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो पानी पे खिंची लगी रहे, जगह भी कभी रहेगी नहीं रहेगी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े किले और महल ध्वस्त हो गए तो इन जगहों का क्या मतलब है। लेकिन ओशो के वचन उपनिषदों के वचन आज तक उपलब्ध है। हजारों साल से जो ऋषि मनीषी बोले वो वचन आज तक मानवता को उपलब्ध है। तो वचन संदेश सबसे बहुमूल्य होता है एक संबुद्ध का। और आज के इस आधुनिक संचार माध्यमों के समय में काश कि ओशो के वचनों को इतने सुंदर ढंग से उपलब्ध करवाया जाता है हिंदी और अंग्रेजी में। एक एक मोबाइल पे, एक एक इंटरनेट की साइट पे, एक एक जितना भी OTT, FOTT और जो भी कुछ हो रहा है उसमें ओशो को छा जाना था, मनुष्यता पे छा जाना था। लेकिन ओशो के लोगों को हाशिए में करते करते ओशो भी हाशिए में चले गए। ये तो हुआ है, ये तो आंखों देखा सच है जो मैं बोल रहा हूँ। न इसके अंदर किसी की आलोचना है, न निंदा है, न कुछ है। ये होता तो शुभ होता, ये होना ही चाहिए था। और इतने लोगों को ओशो तैयार के कर गए कि थे अपने जीवन काल में कि इस काम को वो सुंदर ढंग से आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओशो के काम का बड़े से बड़ा नुकसान, एकमात्र नुकसान, ओशो के वचनों को मानवता को ठीक से उपलब्ध नहीं करवाना। यही एकमात्र है। और तो मेरे को, और यही मुझे ओशो की लेगेसी लगती है। बाकी तो लेगेसी के नाम पे कुछ